हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बीडीएस महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आपको ले चलते हैं सेमेस्टर 4, जिसमें विषय है आज का मैथ। और इस मैथ के सब्जेक्ट में हमें पढ़ना है अध्याय 2। और अध्याय 2 जिसमें कि आज प्रकरण है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। यानी सेमेस्टर 4 के गणित के सब्जेक्ट में आज हमें अध्याय 2 पढ़ना है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। तो आइए हम ये जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। यानी हमारा पहला पॉइंट है वर्ग किसे कहा जाता है। तो आइए अब हम एक नजर डालते हैं वर्ग के ऊपर कि वर्ग किसको कहा जाता है। तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को वर्ग कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यदि कोई संख्या 2 है और 2 का इसी संख्या के साथ गुणा किया जाए, जब किसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है, यानी ये जो 4 हुआ वो क्या हो गया, वर्ग हो गया। यानी ये जो 4 हुआ वो वर्ग संख्या हो गई। अब जैसे मान लीजिए कि यदि a का a है और a का a के साथ गुणा किया जाए तो ये मिलेगा क्या, a स्क्वायर। और ये जो a स्क्वायर है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि बात करें, मान लीजिए कि यदि ये कह दिया जाए कि 16 का वर्ग ज्ञात करिए, तो किस प्रकार से हम 16 का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो 16 में खुद उसी संख्या से गुणा करेंगे तो आएगा 196, 256। तो ये जो 256 है ये किसका वर्ग है, 16 का वर्ग। तो इससे ये ज्ञात होता है कि जब किसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा किया जाए तो जो प्राप्त गुणनफल होता है वह एक पूर्ण वर्ग होता है। इसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है वर्गमूल। तो आइए अब अगली नजर हम वर्गमूल के ऊपर डालेंगे कि किसको वर्गमूल कहा जाता है, या फिर ये वर्गमूल जो संख्याएं हैं ये वर्गमूल संख्याएं कौन कौन सी संख्या है। तो देखिए, वर्गमूल के संबंध में हम कह सकते हैं कि जब किसी संख्या में, यानी ये कह सकते हैं कि किसी संख्या का वर्गमूल, जैसे ध्यान से सुनिएगा, वर्ग तो हम आपको बताए कि जब किसी संख्या में उसी संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो जो प्राप्त गुणनफल होता है वो वर्ग कहलाता है। अब इसके बाद वर्गमूल में, तो वर्गमूल में थोड़ा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका उसी संख्या के साथ गुणा किया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है उसी का वह संख्या जो होता है वर्गमूल कहलाता है। जैसे यानी अभी यहाँ हम उदाहरण दिए, जैसे यहाँ दे दे 15, तो ये किसका वर्गमूल है, यानी 15 गुणे 15 यहाँ किए तो 225 निकल कर आया, और ये 225 है वो एक पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग है, अब इसका यानी इसका जो वर्गमूल है वो होगा 15। अब 15 वर्गमूल होगा, लेकिन इसकी डिफिनेशन क्या है, तो किसी भी संख्या का, यानी इस संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, यानी ये संख्या है जिसका उसी संख्या के साथ गुणा किया जाए तो जो प्राप्त गुणनफल होता है, यानी ये वाली जो संख्या होता है उसी का वह संख्या खुद वर्गमूल होता है। तो अब ये हम जानेंगे कि यहाँ 15 और 15 का गुणा कर दिए तो 225 आया, यानी 225 आया, और ये कहे कि 15 का वर्ग 225 है, लेकिन 225 का जो वर्गमूल है वो क्या है, 15 है। आइए एक और एग्जांपल हम आपको देके समझाने की कोशिश कर रहे हैं वर्ग और वर्गमूल से। यानी अब हम कहें कि 13 और गुणे 13, तो 13 का जो वर्ग है वो 169 है, और यही बात 169 के वर्गमूल की हो तो 169 का वर्गमूल खुद क्या है, वो है 13, यानी वो 13 है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वर्ग और वर्गमूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे वर्गमूल निकालने की विधियां, यानी किस प्रकार से
हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। या फिर एक इससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए कहेगा तो सेम उसी संख्या का गुणा करेंगे। जैसे ये कह देगा कि 5 का वर्ग निकालिए, 5 का वर्ग निकालिए, तो 5 का वर्ग निकालने के लिए 5 का 5 के साथ गुणा करेंगे, तो जो गुणनफल होगा वो पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। इसके बाद अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने की भी विधियां हैं, यानी वर्गमूल निकालने की विधियां, यानी वर्गमूल कौन कौन सी विधि से निकाला जाता है। तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। एक पहली विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरी जो विधि है हमारे, वो दूसरी विधि है भाग विधि, भाग विधि। यानी वर्गमूल निकालने की हमारे पास दो विधियां हैं, पहली गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। तो आइए वर्गमूल निकालने की विधियों से पहले कुछ वर्गमूल के इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वर्गमूल निकालने के, वो क्या है। तो वर्गमूल निकालने से संबंधित जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उनको हमें ध्यान देना आवश्यक होता है। जैसे कि ये महत्वपूर्ण बिंदु है और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना आवश्यक होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का जो वर्ग होता है, या किसी भी कोई भी प्राकृतिक संख्या है, उसका वर्ग खुद प्राकृतिक संख्या ही होगी। यानी कहें कि कोई भी प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो कहां से स्टार्ट होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, या जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें किसी भी प्राकृतिक संख्या का जो वर्ग होता है वो खुद प्राकृतिक संख्या ही होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये दो प्राकृतिक संख्या है, तो दो जो प्राकृतिक संख्या है इसका जो वर्ग होगा, यानी इसका वर्ग निकालने के लिए 2 गुणे 2 करेंगे तो ये मिलेगा 4, और ये 4 भी खुद क्या होगा, प्राकृतिक संख्या ही होगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट ये कहा कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें ये कहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, दूसरा पॉइंट में, यानी सम संख्याओं का जो वर्ग होगा, सम संख्याओं का जो वर्ग होगा वह सम संख्या ही होंगी। अब सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है, यानी जिसमें 2 से भाग लग जाता है, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो अब ये हम कहें कि प्रत्येक सम संख्या का जो वर्ग होता है वो सम संख्या ही होती है। तो आइए कुछ सम संख्या के वर्ग को हम लेकर देखें कि इनके जो वर्ग है वो सम संख्या होंगे कि नहीं। तो जैसे ये 2 है सम संख्या, फिर 4 है सम संख्या, फिर 6 है सम संख्या, यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए वो होती है सम संख्या। तो इनके वर्ग भी सम संख्या होंगे कि नहीं होंगे। तो दूसरा नंबर, इनका अगर वर्ग निकालें तो 2 गुणे 2 यानी ये हो जाएगा 4, और 4 भी क्या है, सम संख्या है। इसके बाद यहाँ करें तो 4 गुणे 4 16, और 16 भी क्या है, सम संख्या है। और यहाँ करें तो 6 गुणे 6 36, और 36 भी क्या है, सम संख्या ही है। यानी इससे ये पता चलता है कि 2, यानी किसी भी सम संख्या का जो वर्ग होता है वो सम संख्या ही होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, यानी तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है, वो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि प्रत्येक विषम संख्या का जो वर्ग होता है वो विषम संख्या ही होती है। अब विषम संख्या किसको कहते हैं, तो विषम संख्या के संबंध में ये जान लें कि जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। यानी कह सकते हैं छोटे से शब्दों में कि जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो जो विषम संख्या होती है उनके भी जो वर्ग होते हैं वो विषम संख्या ही होते हैं। तो आइए इसको एक बार जांच करते हैं। तो विषम संख्या जैसे हो गया, यानी हमारा 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया,
तो एक का जो वर्ग है वो तो एक है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि एक विषम संख्या है और एक का वर्ग एक होता है। फिर 3 का देखें तो 3 का वर्ग करने के लिए 3 गुणे 3 करेंगे, 3 गुणे 3 और ये आएगा 9, यानी 9 भी जो है वो विषम संख्या है। 5 का जब वर्ग करेंगे तो 5 गुणे 5 यानी ये आएगा 25 और 25 भी क्या है, विषम संख्या है। यानी इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, इससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि विषम संख्याओं का जो वर्ग होता है सदैव विषम संख्या ही होता है। सम संख्याओं का जो वर्ग होता है सदैव सम संख्या ही होता है। इसके बाद अगला जो हमारा चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंटों को आप लोग केयरफुली सुनिएगा, ये वर्ग और वर्गमूल के सवालों में काफी आप लोगों को मदद पहुंचाएंगे। यानी हमारा जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, अब ये कहा चौथा पॉइंट कि जिन संख्याओं के या जिन प्राकृतिक संख्याओं के, कुछ भी कह सकते हैं, जिन संख्याओं के इकाई के अंक में, यानी कोई भी संख्या हो और उसके इकाई के स्थान पर 2, फिर 3, फिर 7 और फिर 8, यानी 2, 3, 7 और 8 में से कोई भी अंक आ जाता है, यानी जिन संख्याओं के अंत में इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 में से कोई भी अंक आ जाता है, इन चारों में से, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी जो जिस प्राकृतिक संख्याओं का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 आ जाए, वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हमारे पास अंक बच जा रहे हैं, जैसे कि 0 बच गया, फिर 1 बच गया, इसके बाद फिर ये 4 बच गया, इसके बाद 5 बच गया, ये 6 बच गया और तथा ये 9 बच गया, यानी ये 4, 3, 7 और 3, 10 मिलकर, यानी जिन प्राकृतिक संख्याओं के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 में से कोई भी हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और ये भी निश्चित नहीं है, ये भी निश्चित नहीं है या ये भी संभव नहीं है कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो वो पूर्ण वर्ग भी ही हो, या जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो वो पूर्ण वर्ग ही हो, ये भी फुल गारंटी नहीं है। यानी यहां तो ये गारंटी है कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2 या 3 या 7 या 8 में से कोई है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कदापि नहीं होगी, तथा ये भी नहीं हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो वो सदैव पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी, ये भी हम नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट में। तो जो हमारा पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट का बोलता है वो ये कहता है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का, यानी किसी भी जो ऋणात्मक संख्या है उसका वर्गमूल संभव नहीं है। ये पांचवा कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल संभव नहीं है। यानी इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी संख्या हो और वो ऋणात्मक संख्या हो तो इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम ये आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग केयरफुली सुनेंगे और वो आप लोगों को काफी मदद पहुंचाएगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ये हम आशा और उम्मीद भी करते हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं आपको लेकर वर्गमूल निकालने की विधियां पर। यानी वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो आइए जानते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा किस प्रकार से हम गुणनखंड विधि के द्वारा किस प्रकार से हम वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तब तक के लिए ये हम आप लोगों के सामने से हटा दें। यानी
पहली विधि अब हम लोगों को देखना है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के द्वारा हम किस प्रकार से ये वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो जैसे कोई संख्या दी हो है, ये मान लीजिए कि हमारे पास दे दिया 196 और ये कह दिया कि 196 का गुणनखंड विधि के द्वारा ये वर्गमूल निकालिए। तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले इस 196 को एक पंक्ति में लिखेंगे। एक पंक्ति में लिखने के बाद यहां पर ऐसी छोटी से छोटी संख्या से ऐसी संख्या से भाग देंगे जो इसको काटे। तो ये पहले ही दो इसको कटेगा क्योंकि अंत काटेगा, क्योंकि अंत में सम संख्या है। तो अंत में जिसकी सम संख्या होती है उसको दो काट देता है। यहाँ करेंगे तो 2 9 18 और ये इसके बाद 2 3 6। 93 को 196 को 2 काट दिया कितनी बार में? 93 बार में। यानी सॉरी, ये 93 बार में नहीं काटेगा। 2 9 18, 1 बच गया और जब 1 बच गया 2 9 18 के बाद 1 बचा तो 2 8 16, 2 8 16 98 बार में काट दिया। फिर इसके बाद यहाँ करेंगे 2। अब 2 करेंगे तो यहाँ 2 चौके 8 और 2 9 18 49। इसके बाद 2 इसको काटेगा नहीं, फिर 3 भी नहीं काटेगा, 4 भी ऐसे नहीं। अब डायरेक्ट ये कटेगा किससे? 7 से। तो 7 काटेगा कितनी बार में? 7 बार में। और ये फिर 7 अगला 7 काटेगा कितने बार में? 1 बार में। जब 1 आएगा तो हम छोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे वर्गमूल बराबर। वर्गमूल बराबर यानी अब वर्गमूल निकालने के लिए बस हम जोड़ा लगाएंगे, अंकों का जोड़ा। जिन अंकों का जोड़ा बन गया उसको 1 बार लिखेंगे, यानी वो बाहर 2। तो 2 का जोड़ा लगा, जिसका जोड़ा लगेगा वो 1 बार 2 होगा और इसका भी जोड़ा लगेगा, यानी ये 1 बार 7 मिलकर 2 7 14। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि 196 का जो वर्गमूल है वो क्या है? 14 है। 196 का जो वर्गमूल है वो 14 है। आइए हम ऐसे और भी देखते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि 16 का वर्गमूल निकालना है। 16 का वर्गमूल निकालना है। तो 16 का वर्गमूल हम किस तरह से निकालेंगे? देखिए, यहाँ 2 करेंगे 8 होगा, यहाँ 2 करेंगे 4 होगा, यहाँ 2 करेंगे 2 होगा और यहाँ जब 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1। छोड़ देंगे, जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। ये हो गया वर्गमूल बराबर, जोड़ा लगाया इसका मतलब 1 और यहाँ जोड़ा लगा इसका मतलब 1, 2 दूनी के 4 और ये 4 जो हो गया वो आंसर हो गया और ये 4 वर्गमूल हो गया। आइए अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे। तो जैसे अगला जो एग्जाम्पल है वो मान लीजिए कि 400 का वर्गमूल निकालना है। 400 का, तो किस प्रकार से हम 400 का वर्गमूल निकालेंगे? तो ये देखिए, 400 का वर्गमूल निकालने के लिए फिर हम वही काम करेंगे जो पहले करते आए हैं, 2। तो यहाँ 2 से इसमें 400 में भाग देंगे, 200 बार में जाएगा। फिर 2 से देंगे ये 100 बार, फिर 2 से देंगे ये 50 बार, फिर 2 से देंगे 25 बार। अब इसके बाद 2 से नहीं जाएगा, छोड़ देंगे। 3 4 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा। 5 से 5 और फिर 5 से 1। जब इतना आ जाए छोड़ देंगे। अब यहाँ जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा 2, फिर यहाँ 2 और 2। जिसका 2 2 का जोड़ा लग गया तो अब यहाँ लिखेंगे वर्गमूल बराबर, वर्गमूल बराबर 1 जोड़ा का मतलब 1 2, इसके 1 जोड़ा का मतलब 1 2 और इसका 5, यानी 2 दूनी के 4 और 4 बचे 20 और ये 20 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह से हम गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप लोगों को हम गृह कार्य दे रहे हैं कि कुछ संख्याएं हैं उसका आप लोग वर्गमूल निकालेंगे। जैसे पहली संख्या जो है, पहली संख्या है 7744 और दूसरी जो संख्या है वो है 11664, यानी 11664।
इन दोनों संख्याओं का आप लोग स्वयं गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालेंगे और बताएंगे हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि कितने लोगों ने इसका वर्गमूल निकाला है अपने से स्वयं से गुणनखंड विधि के द्वारा। आइए फिर गुणनखंड विधि के द्वारा कुछ और वर्गमूल हम निकालते हैं। ये आप लोगों को गृह कार्य है या होमवर्क है आप लोगों का, आप लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे स्वयं से। इसके बाद जैसे यहाँ का दिया जाए कि 18 का वर्गमूल निकालिए, 18 का वर्गमूल निकालिए। तो 18 का वर्गमूल किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर फिर वही कार्य करेंगे 2 से 9 बार में। इसके बाद 2 से नहीं जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 और 3 होगा 1, छोड़ देंगे इतने पर। अब जब इतने पर छोड़ देंगे तो देखेंगे किसका जोड़ा लगा है किसका जोड़ा नहीं लगा है। तो इसका जोड़ा लगा, इसका जोड़ा नहीं लगा। तो अब यहाँ लिखेंगे वर्गमूल बराबर जिसका जोड़ा लग गया वो तो करड़ी से बाहर, जिसका जोड़ा लग गया वो बाहर, यानी जेल से जिसका जोड़ा लग गया वो बाहर हो गया, और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो जेल के अंदर कैद हो गया। अब जेल क्या है, वो करड़ी है, और करड़ी में ये 2 हो गया। यानी इसको हम कह सकते हैं 3 करड़ी में 2। घातांक इसको ना समझिएगा, ये 3 गुणे करड़ी में 2, यानी 3 करड़ी में 2 ही इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। अब अगर 3 करड़ी में 2 इसका वर्गमूल होगा तो आइए जांच करते हैं गुणा करके, कि गुणा करके हम इसकी जांच करते हैं कि 18 प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो इसी के साथ हम 3 करड़ी में 2 का गुणा कर देंगे। तो 3 का 3 के साथ, करड़ी में 2 का करड़ी में 2 के साथ, क्योंकि अभी घातांक और करड़ी के सवाल में हम गुणा भी बताए हैं आप लोगों को। जिसको समझ में ना आया होगा गुणा घातांक और करड़ी के वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो अब यहाँ से 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 9 होगा, और करड़ी में 2 का करड़ी में 2 के साथ गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगी 2, और 9 दूनी ये मिल जाएगा हमारा 18। आइए कुछ ऐसी ही इसी प्रकार की और संख्याओं का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो ऐसी संख्याओं का और गुणनखंड निकालते हैं, इसको देखिए। अगली जो हमारी संख्या है उसको हम पहले 38 कि 38 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो 38 का हम किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ फिर वही करेंगे 2, ये 19 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 19, यानी यहाँ 19 से 1। क्योंकि किसी का भी जोड़ा न लगा, किसी का भी जोड़ा नहीं लगा, इसलिए यहाँ हम कर देंगे वर्गमूल बराबर करड़ी में 19 दूनी 38, इतना ही लगा देंगे, इतना। अभी इसका हम वर्गमूल भाग विधि के द्वारा पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, यानी तो कुछ पूर्ण संख्या कुछ पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग वहां पहुंचे नहीं। जब आपको भाग विधि पर लेके चलेंगे तब बताएंगे, यानी दशमलव संख्याओं का भी किस प्रकार से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तब तक के लिए अभी गुणनखंड विधि पढ़ते हैं तो आप यहीं तक करिए, यानी वर्गमूल बराबर करड़ी में 38। इसके बाद अगला जो सवाल है इस तरह का, अगर कह दिया जाए कि 24 है और 24 का वर्गमूल निकालिए, तो इस तरह से 24 का निकालेंगे 2, यानी 12 हो गया, फिर 2 से ये 6 हो गया, फिर 2 से ये 3 हो गया, फिर 3 से 1 हो गया। अब छोड़ देंगे इसको। अब जब छोड़ देंगे तो ये निकलेगा, करेंगे वर्गमूल बराबर, यहाँ लिखेंगे वर्गमूल बराबर जिसका जोड़ा लगा वो बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो करड़ी के भीतर, यानी ये 2 का जोड़ा लग गया 2 बाहर, और इसका जोड़ा न लगा तो ये 2 गुणे 3, यानी करड़ी में 2 तिहाई के 6, 2 और 3 का आपस में गुणा हो जाएगा करड़ी में 6, और इसका जो वर्गमूल होगा 2 करड़ी में 6, यानी 2√6, और ये हमारा आंसर होगा या फिर वर्गमूल होगा। जब इसका गुणा करेंगे तो ये 6 और 4 24 प्राप्त करा देगा। तो ये थी गुणनखंड विधि। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप बड़ी से बड़ी भी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अगली जो हमारी विधि है वर्गमूल निकालने की वो है भाग विधि, कि किस प्रकार से हम भाग विधि के द्वारा, अगली जो दूसरी विधि है वो है भाग विधि, और भाग विधि के द्वारा किस प्रकार से हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं, यानी किस प्रकार से हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगली वीडियो का मेरे इंतजार करना होगा। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, नमस्कार।